नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि आप सभी के तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 2 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों यह मॉडल सेट 2 मेरे द्वारा यानी अनिमेश सर के द्वारा तैयार किया गया है, वह भी जैक के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया मॉडल सेट 1 को ध्यान में रखकर सेम टू सेम उसी पैटर्न पर यह मॉडल सेट 2 बनाया गया है। ताई मानिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। यानी जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब लगातार इंग्लिश कोर का एक से एक धाकड़ वीडियोस अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आपको ऑलरेडी सेट 1 में समझा चुका हूं। ठीक है, यानी टाइमिंग आपका देख सकते हैं 1.5 घंटा दिया गया। कितना दोस्तों? 1.5 घंटा। 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स करके होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, सटीक ऑप्शन को चूज करके आपको बस फिल करना है। ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपसे नहीं काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा लेटर टू द एडिटर का एक इंपॉर्टेंट मुख्य घटक नहीं है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है दोस्तों, जब भी हम लोग संपादक यानी एडिटर को लेटर लिखते हैं तो हम लोग सैल्यूटेशन का यूज करते हैं। याद रखिए किसका? सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन यानी अभिवादन के लिए हम लोग सर या मैडम का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ डेट का भी यानी तारीख भी लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग सिग्नेचर भी करते हैं, यानी सैल्यूटेशन, डेट और सिग्नेचर लेटेस्ट टू द एडिटर का मुख्य घटक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। याद रखिएगा, बस टाइटल यानी शीर्षक यानी हेडिंग का यूज हम लोग लेटेस्ट टू द एडिटर में नहीं करते हैं। टाइटल का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं दोस्तों? नोटिस राइटिंग में करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, टाइटल। ठीक है, टाइटल का जो है दोस्तों, टाइटल लेटेस्ट टू द एडिटर का एक इंपॉर्टेंट घटक नहीं है। ठीक है, सुटेबल सैल्यूटेशन कौन सा होता है, ये आपसे लेटेस्ट टू द एडिटर में क्वेश्चन पूछा गया था सेट 1 में। याद रखिएगा, लेटेस्ट टू द एडिटर में सुटेबल सैल्यूटेशन यानी जो सुटेबल अभिवादन के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ये आपसे सेट 1 में पूछा गया था। जिनको भी आता आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ दीज, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटेस्ट टू द एडिटर। इनमें से कौन सा लेटेस्ट टू द एडिटर में डेट यानी तारीख लिखने का सही फॉर्मेट है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही फॉर्मेट बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 23 ऑफ नवंबर 2023। याद रखिएगा 23 नवंबर 2023 है। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए इसको 23 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 3 है। देख सकते हैं आप लोग, इसका लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों? 3 है, और 3 के साथ हम लोग RD यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3rd हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3rd। और इसके आगे दोस्तों क्या लगा हुआ? 2, यानी 23 को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 23 नवंबर 2022। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे याद रखिएगा, यदि हम लोग 1 लिखते हैं तो उसके साथ हम लोग ST यूज करके फर्स्ट बोलते हैं। जब 2 लिखते हैं तो उसके साथ ND यूज करके क्या करते हैं? सेकंड करते हैं। इसी तरह 3rd करते हैं। याद रखिएगा, यदि 21 रहेगा तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों 21st। यदि 22 रहेगा तो इसको पढ़ेंगे 22nd। इसी तरह 23 को हम लोग पढ़ते हैं 23rd। ठीक है, ये हो गया सही फॉर्मेट लेटर टू द एडिटर लिखने का, डेट लिखने का सही फॉर्मेट है 23 नवंबर 2022। ठीक है, याद रखिएगा। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिसको भी यह वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट करने में कंजूसी, किसी भी टाइप का कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, लेटेस्ट टू द एडिटर किसके लिए लिखा जाता है? मॉडल सेट 1 में आपसे पूछा गया था, तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर के लिए। किसके लिए दोस्तों? न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है और मैगजीन्स के लिए लिखा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चीफ पर्पस क्या है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन ए टू बॉयकॉट द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों का बहिष्कार करने के लिए, ये तो जीवन में नहीं होगा। टू इन्फॉर्म अदर्स, दूसरों को सूचित करने के लिए। ऑप्शन सी टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अथॉरिटीज, अधिकारियों से जानकारी लेने के लिए।
या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, नोटिस राइटिंग का मुख्य पर्पस, चीफ पर्पस दूसरों को सूचित करने के लिए होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू इन्फॉर्म अदर्स। ठीक है, जब भी याद रखिएगा स्कूल और कॉलेज में नोटिस बोर्ड में नोटिस चिपकाया जाता है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स को सूचित करने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए यह नोटिस होता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू इन्फॉर्म अदर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। What is written at the beginning of an article? आर्टिकल यानी लेख की शुरुआत में क्या लिखा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते हैं तो उसका बिगिनिंग में यानी शुरुआत में हम लोग क्या लिखते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टाइटल। टाइटल यानी शीर्षक, शीर्षक यानी हेडिंग। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टाइटल। ठीक है, और टाइटल को हम लोग हेडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेडिंग। याद रखिएगा, ठीक है, आर्टिकल की शुरुआत में टाइटल यानी हेडिंग लिखा जाता है। याद रखिएगा सेट 1 में आपसे आर्टिकल राइटिंग में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, कौन सा एक आर्टिकल राइटिंग का घटक है, कंपोनेंट है। जिसको भी याद है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या है, यू आर रोहन ऑब्लिक रोहिणी। क्या है क्वेश्चन, यू आर रोहन ऑब्लिक रोहिणी as the president of a voluntary organization you have visited a slum area in your city destroyed in a massive fire. Write a report on the tragic situation of these homeless people to be published in a magazine. आप रोहन या रोहिणी है, ठीक है, लड़का है तो रोहन है, लड़की है तो रोहिणी है, एक स्वयंसेवी संगठन के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के रूप में अपने शहर के एक झुग्गी क्षेत्र यानी स्लम एरिया का दौरा किया जो मैसिव फायर यानी भीषण आग में डिस्ट्रॉयड हो गया, नष्ट हो गया था। ठीक है, इन होमलेस यानी बेघर लोगों को दुखद स्थिति पर एक रिपोर्ट किसी मैगजीन में पब्लिश कराने के लिए आपको लिखना है। ठीक है, व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। याद रखिएगा इस रिपोर्ट को लिखने के लिए सही शीर्षक यानी करेक्ट टाइटल क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग क्वेश्चन में ही आप कहां पर दौरा किए थे, याद रखिएगा स्लम एरिया में। ठीक है, स्लम एरिया प्रभावित क्यों हुआ था दोस्तों, मैसिव फायर के वजह से। ठीक है, तो आपको ऑप्शन चूज करना होगा। देखिए ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा स्लम एरिया भी और फायर भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फायर इन ए स्लम एरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, फायर इन ए स्लम एरिया। जब इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा हुआ रहता है। ठीक है, वही करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। आप लोग उसको ऑप्शन को इस क्वेश्चन से आपको ढूंढना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आर्टिकल इज अ डैश। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होता है दोस्तों, एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है। क्या होता है, ए लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। याद रखिएगा आर्टिकल इज ए लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। आर्टिकल लंबा होता है, छोटा नहीं लिखा जाता। याद रखिएगा आर्टिकल इज नॉट अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, इट इज अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। याद रखिएगा आर्टिकल इज अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, लंबा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर डैश। ठीक है, स्कूलों और कॉलेजों में नोटिस में किसके लिए कुछ सर्टेन अनाउंसमेंट यानी निश्चित घोषणाएं होती है। याद रखिएगा स्कूल और कॉलेज में कौन पढ़ता है दोस्तों, याद रखिएगा स्टूडेंट्स पढ़ता है ना, तो आपको ऑप्शन में स्टूडेंट्स खोजना होगा। देखिए मिल गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, चलिए नोटिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन मॉडल सेट 1 में पूछा गया था जिसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिर से सुनिए। ए नोटिस इज ए फॉर्मल मींस। क्या क्वेश्चन पूछे, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मींस यानी नोटिस किसका एक औपचारिक साधन है। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन का, ऑप्शन बी इंटरटेनमेंट का, ऑप्शन सी न्यूज का, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन यानी संचार का। आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 40 तक आपके 2 टेक्स्ट बुक्स यानी फ्लैमिंगो और विस्टास से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं आप लोग, Who sat on the back benches of the last French class? क्या है क्वेश्चन, Who sat on the back benches of the last French class? लास्ट फ्रेंच क्लास में पीछे के बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, द विलेज एल्डर्स यानी गांव के बुजुर्ग लोग। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, गांव के बुजुर्ग लोग। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन फ्लैमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन से पूछा गया है, जिसका मैं ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं। कितने स्टूडेंट्स इन दोनों वीडियोस को देख चुके हैं और याद कर चुके हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इस लेसन से यानी द
लास्ट लेसन से मैं ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी कंप्लीट सॉल्यूशन बता चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप लोग। मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। क्या है क्वेश्चन, फिर से सुनिए। मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश को कहां जाकर एक मोटर मैकेनिक बनना था दोस्तों? बाय फाइंडिंग ए ट्यूटर, एक ट्यूटर को खोजकर, या बाय गोइंग टू अ गैरेज, या बाय रीडिंग बुक, बुक पढ़ के, या बाय ज्वाइनिंग अ स्कूल, एक स्कूल ज्वाइनिंग करने से। ठीक है, एक स्कूल ज्वाइनिंग करने से मोटर मैकेनिक नहीं बना जाता दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बाय गोइंग टू अ गैरेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाय गोइंग टू अ गैरेज, एक गैरेज में जाकर। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन लास्ट स्प्रिंग से पूछा गया है। इस चैप्टर का भी टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा चुका हूं, बस सब्जेक्टिव बाकी है, बहुत जल्द अपलोड होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन। What distance Douglas covered while swimming across the Lake Wentworth? फिर से सुनिए, what distance, यहां पर डिस्टेंस पूछा गया। ठीक है, और वो भी माइल्स में। किसमें दोस्तों? डिस्टेंस पूछा गया माइल्स में। ठीक है, तो what distance Douglas covered while swimming across the Lake Wentworth? लेक वेंटवर्थ झील में तैरते हुए डगलस ने कितनी दूरी तय की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 2 माइल्स। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर? 2 माइल्स। ठीक है, 2 माइल्स याद रखिएगा। यह क्वेश्चन फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 3 डीप वाटर से पूछा गया। किससे दोस्तों? डीप वाटर से पूछा गया है, और इसका भी टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, जो सेट 1 से पूछा गया है। ठीक है, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच? फिर से क्वेश्चन सुनिए, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच? डगलस कितने साल का था जब वह कैलिफोर्निया बीच गए थे? ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते, क्वेश्चन 11। क्या क्वेश्चन, दोज 9 फीट फॉर डगलस वेर मोर लाइक डैश। ठीक है, डगलस को वह 9 फीट का पुल कितना अधिक लग रहा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 90 फीट का। कितना का दोस्तों? 90 फीट का लग रहा था। ठीक है, जब डगलस को YMCA पुल में एक 18 साल का हट्टा कट्टा लड़का, ए बिग बॉली ऑफ ए बॉय आता है और उठाकर फेंक देता है, तो डूबते टाइम YMCA जो एक 9 फीट का गहरा पुल था, डगलस को डूबते टाइम वह जो पुल है दोस्तों 90 फीट से ज्यादा लग रहा था। कितना दोस्तों? वह 9 फीट का पुल उसको 90 फीट से ज्यादा लग रहा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं दोस्तों। Who offered shelter to the peddler? क्या है क्वेश्चन? Who offered shelter? Shelter मतलब होता है दोस्तों आश्रय देना। ठीक है, तो who offered, कौन आश्रय देता है? किसको? पैडलर को। पैडलर को कौन शेल्टर देता है, यानी आश्रय देता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, द ओल्ड क्राफ्टर। ठीक है, ये एक बूढ़ा आदमी था जो किसको आश्रय दिया था? पैडलर को, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन फ्लैमिंगो के चैप्टर 4 से पूछा गया है, द रैट ट्रैप से पूछा गया है। ठीक है, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर का नाम ही है दोस्तों पैडलर। क्या नाम है दोस्तों? पैडलर। ठीक है, ही सेल्स रैट ट्रैप्स। याद रखिएगा, ये क्या करता था? चूहेदानी बेचा करता था। ठीक है, पैडलर जो दोस्तों याद रखिएगा एक वैगाबॉन्ड था, यानी आवारा था, यानी बेघर था, इधर उधर घूमते रहता था। ठीक है, सेल्स करता था क्या दोस्तों? याद रखिएगा, चूहेदानी बेचा करता था, और कभी कभी तो चोरी भी कर लिया करता था। ठीक है, क्योंकि उसका जो रैट ट्रैप सेलिंग जो करता था वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, इसलिए कभी कभी छोटा मोटा चोरी भी कर लेता था। ठीक है, अपने आप को एक बहुत बड़ा फिलोसोफर यानी दार्शनिक भी समझता था। ठीक है, एक रात में उसे ओल्ड क्राफ्टर आश्रय देता है, उसे अच्छे से डिनर करवाता है, उसके साथ ताश खेलता है। ठीक है, अपने बातें शेयर करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ओल्ड क्राफ्टर था दोस्तों एलोन रहता था, अकेला रहता था। ठीक है, और अपना अकेलापन इससे साझा करता है। किससे दोस्तों? ये क्राफ्टर्स, ये पैडलर से। ठीक है, लेकिन ये पैडलर बदले में क्या करता है? इसी को ठग लेता है दोस्तों। इस ओल्ड क्राफ्टर का 30 क्रोनस पैसा चोरी करके ये भाग जाता है। ठीक है, देखते हैं बदला में से क्या मिला, आश्रय देने का, ठगा गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग इस चैप्टर से एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जो सेट 1 में पूछा गया था। इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? ठीक है, पैडलर की नजर में दुनिया कैसी दिखती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सेट 1 में पूछा गया था, जैक के द्वारा ऑफिशियली सेट 1 जो जारी किया गया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, जो अच्छे से मैं समझाया भी था। ठीक है, ऑप्शन ए रैट, ठीक है, या ऑप्शन बी ए जंगल, ऑप्शन सी ए जिगसॉ, ऑप्शन डी ए रैट ट्रैप। ठीक है, क्योंकि पैडलर तो अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसोफर समझता था, अब पूरी दुनिया को कैसा दिखता था दोस्तों, किसके समान दिखता था, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? Who met Gandhiji in Lucknow to complain against the injustice of the landlord system in Bihar? क्वेश्चन फिर से सुनिए, Who met Gandhiji
in Lucknow to complain against the injustice of the landlord system in Bihar. बिहार में जमींदारी व्यवस्था यानी लैंडलॉर्ड सिस्टम के अन्याय यानी इनजस्टिस के खिलाफ शिकायत करने के लिए गांधी जी से लखनऊ में कौन मिला था। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है गांधी जी से कौन मिला था, ठीक है, किसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए दोस्तों, इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। ये जो बिहार का जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था, उसके बारे में शिकायत करने के लिए गांधी जी से लखनऊ में कौन मिला था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन मिला था दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राजकुमार शुक्ला। कौन मिले थे दोस्तों, राजकुमार शुक्ला, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन फ्लैमिंगो के चैप्टर 5 इंडिगो से पूछा गया है। इस चैप्टर से भी सेट 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का लखनऊ एनुअल कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कब नेशनल कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, लखनऊ एनुअल कन्वेंशन हुआ था। आप लोग कमेंट में बताना है, ठीक है, कब हुआ था, महीना का नाम और साल का नाम आप लोग बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हेन वाज जिमनी स्टूडियो सेटअप, ये जो जिमनी स्टूडियो है दोस्तों कब सेटअप किया गया था, कब स्थापित किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1940 में। कब दोस्तों, 1940 में यानी 1940 में इसको स्थापना किया गया था इस स्टूडियो का, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो जिमनी स्टूडियो है ये तो स्थापना 1940 में हुआ था, लेकिन इसको स्थापना किसने किया था, यानी संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है इस स्टूडियो का, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि इस स्टूडियो का फाउंडर कौन है, यानी बॉस कौन है, क्योंकि सेट 1 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो, ठीक है। इस स्टूडियो का बॉस कौन है, जो बॉस है दोस्तों याद रखिएगा इस स्टूडियो के फाउंडर भी वही है, ठीक है। मेरा बस एक ही मकसद है दोस्तों कि इंग्लिश कोर में एक भी बच्चा फेल ना हो, क्योंकि जैक बोर्ड के बच्चे इंग्लिश कोर से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। बस आप लोग को एक काम करना है दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, बिना कोचिंग के खुद से ही पढ़ते हैं, ठीक है, उन बच्चों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका इंग्लिश कोर का डर खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि यह फ्यूचर की बात है और मुझसे जितना हो पाएगा आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचे हैं, ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप लोग जोर शोर से तैयारी शुरू कर दीजिए, इंग्लिश में एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, ठीक है, जितना हो सके मैं आप लोगों का मदद जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पेनकेक्स, ठीक है, ये जिमनी स्टूडियो इसी चैप्टर से पूछा गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ, यानी इस पोएट्स एंड पेनकेक्स के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, अशोक मित्र ने, याद रखिएगा। और एक आंसर याद रखिएगा दोस्तों जो सेट 1 में पूछा गया आप लोगों से कि पोएट जो पेनकेक है दोस्तों ये किसका ब्रांड नेम है, याद रखिएगा मेकअप मटेरियल का नाम है, ठीक है। पेनकेक किसका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड नेम है, ठीक है, पेनकेक मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड नेम है, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। द इंटरव्यू जो आपके फ्लैमिंगो बुक के जो चैप्टर 7 है दोस्तों उसका नाम है, ठीक है। तो यानी इसका लेखक कौन है आपको ये पूछा गया है। द इंटरव्यू जो लेसन है दोस्तों उनके ऑथर का नाम आपसे पूछा गया, लेखक का नाम पूछा गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, इस चैप्टर से भी सेट 1 के एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑडिल, ठीक है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को किसने ऑडिल कहा था। कमेंट में आपको इसका आंसर जरूर बताना है। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन में इसलिए पूछ रहा हूं, इससे दो चीज हो रहा है, फर्स्ट आप लोगों से टेस्ट ले रहा हूं और साथ ही साथ सेट 1 का प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं वो जाकर फिर से सेट 1 को देखकर अच्छे से समझिएगा और उसका आंसर्स याद कीजिएगा, ठीक है। याद आपको ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर कभी नहीं बताता हूं, एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाकर आपको आंसर्स बताता हूं, वीडियो देखने से ही आपको आंसर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। सोफी किस टाइप की लड़की ये आपसे पूछा गया है। तो एकदम सही सोचिए दोस्तों, दिन में सपने देखने वाली लड़की थी, कौन, सोफी। डे ड्रीमर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके विपरीत एक और लड़की थी जो जैंसी थी। जैंसी किस टाइप की लड़की थी दोस्तों, प्रैक्टिकल लड़की थी और रियलिस्टिक लड़की थी। वो दिन में सपना देखा नहीं करती थी, वो हकीकत में बिलीव करती थी, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सेट 1 में, क्या था क्वेश्चन, हु वेर सोफी एंड जैंसी। सोफी और जैंसी कौन थी दोस्तों, ये आपसे सेट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ये फ्लैमिंगो बुक के लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 8 से गोइंग प्लेसेस से पूछा गया, ठीक है। इसके आगे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है, पोएम का लाइंस दिया गया है, ठीक है। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 18 to 20, ठीक है। दिए गए पंक्ति को पढ़िए और 18 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है।
चलिए एक एक लाइन को हम लोग समझते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, क्या है क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, ठीक है। पिछले शुक्रवार को यानी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चलाते हुए मैंने अपनी मां को बगल में बैठे हुए देखा, ठीक है। ये जो कवित्री है दोस्तों याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स होम से कहां के लिए जा रही है दोस्तों गाड़ी चलाते हुए, कोचीन एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। अगर फ्रॉम क्वेश्चन में पूछे तो याद रखिएगा पेरेंट्स होम से, और टू तो याद रखिएगा डेस्टिनेशन कोचीन एयरपोर्ट है, ठीक है। उसके आगे देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है, डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। वह ओपन माउथ करके यानी मुंह खोल के, डोजिंग यानी मुंह खोलकर झपकी ले रही थी, ठीक है। और उनका जो चेहरा था दोस्तों राख की तरह यानी लाश यानी कॉर्प्स, लाश को क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉर्प्स। कॉर्प्स मींस दोस्तों डेड बॉडी, ठीक है। उसकी तरह दिखाई दे रहा था, एक डेड बॉडी की तरह उनका मम्मी का चेहरा दिखाई दे रहा था, ठीक है। और जो कवित्री है दोस्तों पेन यानी दुख के साथ अनुभव करती है, रियलाइज करती है कि शायद वह दुनिया से दूर चली जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये जो एक्सट्रैक्ट है फ्लैमिंगो बुक के फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 से पूछा गया है, जिनके कवि कमला दास है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से 20, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम। ये जो दिया गया पंक्ति है यानी जो एक्सट्रैक्ट है ये किस कविता से लिया गया है, ये आप लोग जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, माय मदर एट 66 से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 19 क्या है दोस्तों, कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, ठीक है। ये जो कवित्री है वो कहां जा रही थी ये आपसे पूछा गया। तो ड्राइविंग टू कहां के लिए जा रही है, ठीक है, कहां के लिए गाड़ी चला रही थी, तो याद रखिएगा कोचीन एयरपोर्ट के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और चलिए इस एक्सट्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है क्वेश्चन, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, ठीक है। कवित्री के बगल में कौन बैठी हुई थी, एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हर मदर यानी उसकी मां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन, द पोएट पैब्लो नेरुदा आस्क अस टू काउंट टू डैश, ठीक है। ये जो कवि पैब्लो नेरुदा है हमसे कितने तक गिनने का आग्रह करते हैं, अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 12, कितना तक दोस्तों, 12 तक गिनने का हम लोगों से रिक्वेस्ट करता है। 12 तक गिनने भी कहते हैं और सबको शांत रहना करते हैं, ठीक है, शांत रहिए, स्टिल रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ठीक है। एन एलिमेंट्री क्लासरूम जो है दोस्तों स्कूल क्लासरूम है, ये जो कविता है इसके कवि जो है किसकी तुलना करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि जो है दोस्तों ये जो पोएम में किसकी तुलना किया गया है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रिच एंड पुअर चिल्ड्रेन का, ठीक है। याद रखिएगा अमीर और गरीब बच्चों का तुलना किया गया है इस पोएम में, क्योंकि ये जो पोएम दोस्तों स्लम एरिया का पोएम है दोस्तों, झुग्गी झोपड़ियों का पोएम है। झुग्गी झोपड़ी में एक स्कूल है दोस्तों, उस स्कूल में जो बच्चे दिखाई देते हैं दोस्तों वो गरीब बच्चे होते हैं और अमीर बच्चों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, इनकी दुनिया एकदम अलग दुनिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पर डिफरेंस दिखाया गया है रिच एंड पुअर चिल्ड्रन के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, क्या है क्वेश्चन, हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, यानी एक सुंदर चीज सदा के लिए आनंद का स्रोत कैसे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले आप लोगों को जानना होगा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसे कहते हैं दोस्तों। एवरी लिटिल और बिग थिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड ए सोर्स ऑफ प्लेजर, याद रखिएगा नेचर यानी प्रकृति की हर छोटी या बड़ी चीज जो होती है दोस्तों वो सौंदर्य की चीज होती है, बहुत ही सुंदर चीज होती है और एक आनंद का स्रोत भी होता है, याद रखिएगा आनंद का स्रोत भी होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों बता देते हैं द सन, द मून, ट्रीज, फ्लावर्स, ये सब जितना भी प्रकृति की चीजें दोस्तों बहुत ही सुंदर चीजें हैं और इसके अलावा और भी चीजें होती है, लेकिन ये जो है दोस्तों प्रकृति का चीज है ये कभी भी इसकी सुंदरता नष्ट नहीं होती है, दिनों दिन इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, ठीक है। और कभी भी फेड नहीं होता है, कभी फीका नहीं पड़ता है और ये आनंद का एक स्रोत है। इट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, ठीक है। ऑप्शन ए देख सकते हैं, इट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है दोस्तों याद रखिएगा सदा के लिए आनंद का एक सोर्स है, एक स्रोत है, ठीक है। ये भी एकदम सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी आप लोग देख सकते हैं, इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। इसकी सुंदरता लगातार जो बढ़ती जाती है, ठीक है। इसकी जो सुंदरता है ये जो ब्यूटी
ब्यूटी है ये हमेशा क्या होती है दोस्तों, बढ़ती जाती है। एकदम करेक्ट ऑप्शन ये भी है। नेक्स्ट ऑप्शन सी देख सकते हैं क्या ऑप्शन में है, इट नेवर फेड्स, यानी ये कभी भी फीका नहीं पड़ता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। दोस्तों ये जो पोएम 4 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, पोएम का नाम है दोस्तों ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिनके कवि का नाम है दोस्तों जॉन कीट्स। याद रखिएगा क्या नाम है दोस्तों, कवि का जॉन कीट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। रोड साइड यानी सड़क के किनारे जो स्टैंड बनाया गया था, ढाबे बनाया गया था, वह क्यों बनाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कुछ पैसा कमाने के लिए। ठीक है, कभी आप दुकान खोलिएगा तो क्या कमाने के लिए खोलिएगा, तो ये जो रोड साइड स्टैंड बनाया गया था कमाने के लिए बनाया गया था, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, टू अर्न मनी। ठीक है, टू अर्न मनी का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए। किससे दोस्तों, पॉलिश्ड सिटी ट्रैफिक, यानी सिटी पीपल से। ठीक है, जो वहां से गुजरते थे गाड़ी लेकर, वहां के लिए ये स्टैंड बनाया गया था कि उन लोगों से कुछ पैसा कमा ले, 2-4 रुपया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, द रोड साइड स्टैंड। ठीक है, इसको पढ़िएगा तो आप लोग का इसका जो रोड साइड स्टैंड जो बनाया गया था उनके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, वो लोगों का जो इंटेंशन था दोस्तों ये कभी सफल नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं, द वर्ड प्रांस इन द पोएम अर्न्ट जेनिफर टाइगर्स मीन्स। ये जो अर्न्ट जेनिफर टाइगर्स कविता में प्रांस शब्द का अर्थ क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू जंप अहेड। क्या हो जाएगा दोस्तों, टू जंप अहेड, यानी आगे की ओर छलांग लगाना। ठीक है, आगे की ओर छलांग लगाना। सेट 1 में क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट आर अर्न्ट जेनिफर टाइगर्स डूइंग। अर्न्ट जेनिफर का जो बाघ है दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन, एक दीवार के ऊपर से छलांग लगा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन पूछा भी गया कि प्रांस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो टू जंप अहेड, आगे की ओर छलांग लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 से जो 40 तक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो विस्टास से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक से पूछा गया विस्टास से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। हु वाज सैम इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। ठीक है, ये जो थर्ड लेवल कहानी है दोस्तों उसमें सैम कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ए साइक्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। ठीक है, एक मनोचिकित्सक थे यानी एक साइक्रिस्ट थे और चार्ली का दोस्त भी था। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है विस्टास के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल से पूछा गया है। सेट 1 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वाज चार्लीज वाइफ, यानी चार्ली का पत्नी का नाम आपसे पूछा गया था। कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना बच्चे जानते हैं कि चार्ली का पत्नी का नाम क्या था, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं, वेयर वाज डॉक्टर सैडोज हाउस। ठीक है, डॉक्टर सैडो जो थे उनका घर कहां था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑन द जापानीज कोस्ट। याद रखिएगा जापानी तट पर। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन द एनिमी चैप्टर से पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डॉक्टर सैडो है दोस्तों उनका घर कहां था, ऑन द जापानीज कोस्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, हु वाज हार्ले। हार्ले कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा एक प्रोफेसर का नाम था। किसका नाम था दोस्तों, एक प्रोफेसर का नाम था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हार्ले कौन था, हार्ले वाज ए प्रोफेसर। याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। किस घंटे में द टाइगर किंग यानी राजकुमार का जन्म हुआ था दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इन द आवर ऑफ बुल। ठीक है, यानी साढ़ के घंटे में ये जन्म लिए थे कौन, प्रिंस। ठीक है, जिनका नाम द टाइगर किंग था। ठीक है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर यानी जो ज्योतिषी था दोस्तों, मुख्य ज्योतिषी था, उसने कहा था कि इन द आवर ऑफ बुल में जन्म लेने का ना कि ये जो राजकुमार का जो मृत्यु होगा वो एक बाघ से होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो बुल और बाघ जो होते हैं दोस्तों ये एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। ठीक है, बुल और टाइगर जो है दोस्तों याद रखिएगा, बुल एंड टाइगर आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। ये क्वेश्चन सेट 1 में पूछा भी गया था कि एक दूसरे के दुश्मन कौन था दोस्तों ये टाइगर किंग स्टोरी में, तो याद रखिएगा बुल एंड टाइगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं, हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा कौन है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, कहां के महाराजा थे दोस्तों, प्रतिबंधपुरम। ठीक है, याद रखिएगा द टाइगर किंग के नाम से वो क्यों फेमस थे, यह भी याद रखिएगा। उनका जीवन का एकमात्र एम्बिशन, एकमात्र लक्ष्य था 100 बाघों को मारना। ठीक है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बताया था कि इनकी मृत्यु किससे होगी, बाघ से होगी, क्योंकि ये जो प्रिंस है ये जन्म लिया है किस लग्न में, बुल के लग्न में, यानी बुल के टाइम में। ठीक है, और बुल जो होता है दोस्तों टाइगर का दुश्मन होता है, इसलिए इनकी मृत्यु किससे होगी,
एक बाघ से होगी। इसका निवारण के लिए एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया था कि ये जो प्रिंस है इनको 100 बाघों को मारना होगा। ठीक है, कितना बाघों को? 100 बाघों को मारना होगा। यही मकसद से इनका नाम पड़ गया द टाइगर किंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइगर्स वेर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर्स। 10 वर्षों के भीतर महाराजा ने कितने बाघों को मार डाला था? याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 70 यानी 70 बाघों को मार दिया था अपने क्षेत्र में। ठीक है, और उनके क्षेत्र से बाघ जो है दोस्तों गायब हो गए थे। ठीक है, और उनके क्षेत्र में एक भी बाघ नहीं बचा था। इसलिए क्या अप्लाई किया था दोस्तों मिनिस्टर ने कि एक ऐसे जगह के लड़की से शादी कीजिए जहां साली की संख्या ज्यादा ना हो। किसकी संख्या ज्यादा हो दोस्तों? बाघों की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, तो महाराजा ने एक ऐसे राज्य की कन्या शादी किया दोस्तों, एक महाराजा की बेटी से शादी किया जहां साली की संख्या कम थी लेकिन बाघों की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरा फेवरेट स्टोरी है। ठीक है, आगे मैं जरूर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। Who is the author of Journey to the End of the Earth? ठीक है, ये जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ स्टोरी है दोस्तों, उनके ऑथर का नाम पूछा गया, लेखक का नाम पूछा गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, तिसानी दोशी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तिसानी दोशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में देख सकते हैं आप लोग क्या पूछा गया है। हाउ मेनी चेक पॉइंट्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका की यात्रा के दौरान लेखक ने कितने चेक पॉइंट्स को पार किया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो याद रखिए दोस्तों 6 चेक पॉइंट्स को पार किया था। कितना दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 6 चेक पॉइंट्स। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताइए कि कितने टाइम जोन्स को पार किया गया था। ठीक है, अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि चेक पॉइंट्स कितना पार किया गया था, तो 6 चेक पॉइंट्स को पार किया गया था। और सेट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था टाइम जोन्स, कितना दोस्तों, कितना टाइम जोन्स को पार किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछे। सेट 1 में अच्छे से बताए भी थे। और जेक के ऑफिशियली जो सेट 1 था दोस्तों, उसका आंसर सेट में इसका आंसर गलत बताया गया था और आप लोगों को सही करके मैं बताया था। ठीक है, कि कितने टाइम जोन्स को पार करके ठीक है अंटार्कटिका पहुंचा गया था। आप लोग टाइम जोन्स बता दीजिए। ठीक है, चेक पॉइंट्स मैं बता दिया, 6 चेक पॉइंट्स, आप लोग को टाइम जोन्स बताना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ लेग मिस्टर लैम हैज। मिस्टर लैम का जो एक पैर था दोस्तों, वो किसका था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टीन लेग। ठीक है, एक टीन का उनका टांग था। ठीक है, क्यों था ये भी मैं बता देता हूं। बिकॉज वन ऑफ हिज लेग्स वाज ब्लोन ऑफ इन द वॉर। ठीक है, क्योंकि उनका एक पैर युद्ध में उड़ गया था। ठीक है, विस्टास के चैप्टर 6 से ऑन द फेस ऑफ इट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेट 1 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस्टर लैम जो है दोस्तों अपने बगीचे के क्रैब एप्पल्स का क्या बनाते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेट 1 में। आप लोगों को बताना है कि मिस्टर लैम जो है दोस्तों अपने बगीचे के क्रैब एप्पल्स का, जंगली सेबों का क्या करते थे, उनसे क्या बनाते थे, ये आप लोग कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। What did children call Mr. Lamb? बच्चे मिस्टर लैम को क्या कहते थे। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मिस्टर लैम को बच्चे क्या कहकर पुकारते थे। याद रखिएगा दोस्तों, उनका एक टांग उड़ गया था युद्ध में और जिसके वजह से उनका एक जो टांग है दोस्तों टीन का था, थोड़ा सा लंगड़ाते थे, इसलिए बच्चे उन्हें क्या कहते थे दोस्तों, लंगड़ा लैम, यानी लैमी लैम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लैमी लैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट एडवाइस डिड द वाइज आउल गिव टू रॉजर स्कंक। ठीक है, रॉजर स्कंक को बुद्धिमान उल्लू ने क्या सलाह दिया था, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, बताया भी है आप लोगों को कि जो रॉजर स्कंक है दोस्तों, इनको ये बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है। ये जो बुद्धिमान उल्लू है इसे किसके पास भेज देता था दोस्तों, विजार्ड यानी जादूगर के पास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू कंसल्ट द विजार्ड। ठीक है, किनके पास जाने को कहा गया था, विजार्ड यानी जादूगर के पास, क्योंकि इनका एक समस्या था दोस्तों। याद रखिएगा, रॉजर स्कंक का जो बॉडी से दोस्तों बहुत ही बदबू आती थी, बहुत ही दुर्गंध आता था, जिसके वजह से इसके कोई भी दोस्त नहीं बन रहे थे। ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम था, इसके वजह से ये विजार्ड के पास गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन 37 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। What did Roger want to smell like? ठीक है, रॉजर किस फूल की सुगंध की तरह महकना चाहता था। ठीक है, क्योंकि उनके बॉडी से बहुत ही दुर्गंध आती थी, तो इसलिए वो महकना चाहता था। और विजार्ड को किसका स्मेल खोज रहा था, याद रखिएगा, रोज की तरह यानी गुलाब की तरह वो सुगंध चाहता था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, गुलाब के फूल की तरह वो उसको सुगंध चाहिए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 38 क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाई वाज इवांस कॉल्ड इवेंस द ब्रेक। ठीक है, इवेंस को इवेंस द ब्रेक के नाम से क्यों जाना जाता था, क्यों कहा जाता था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, सेट 1 में आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि इवांस जो है दोस्तों 3 बार जेल से भागा था, इसलिए जेल के जितने भी ऑफिसर्स थे दोस्तों उसे इवांस द ब्रेक के नाम से पुकारते थे। तो सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन थ्रिस। ठीक है,
ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, यानी जेल से 3 बार भागने के लिए इन्हें इवांस द ब्रेक के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, जेल के ऑफिसर्स ये नाम उनको पुकारते थे। ठीक है, सेट 1 में पूछा गया था कि इवांस जेल से कितने बार भागा था, याद रखिएगा थ्रिस। कितना बार दोस्तों? थ्रिस यानी 3 बार। कितना दोस्तों? थ्रिस यानी 3 बार। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 39 क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं। हु इज बामास एल्डर ब्रदर? ठीक है, बामा का जो दोस्तों बड़ा भाई कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अन्ना। कौन हो जाएगा दोस्तों? अन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सेट 1 में भी घुमा के पूछा गया था कि हु वाज अन्ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों? बामास एल्डर ब्रदर। ठीक है, बामा का बड़ा भाई। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो का। हु इज द राइटर ऑफ द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर? ठीक है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर के लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए चित्रकाला सा। ठीक है, याद रखिएगा चित्रकाला सा। ठीक है, तो आशा करते दोस्तों आज का यह इंग्लिश कोर का वीडियो, मॉडल सेट 2 का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, सेट 1 को ध्यान में रखकर इसको उसी पैटर्न में बनाकर आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं। ठीक है, इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा। ठीक है, अगर 100 से ज्यादा बच्चे का सेट 3 का डिमांड आया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देखने को मिला। ठीक है, और 500 प्लस लाइक्स देखने को मिला, तो मैं जरूर सेट 3 भी लेकर आप लोगों के पास आऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।